हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आऊँ क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 4 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का आज दूसरा पार्ट यानी दूसरा वीडियो। इसके पहले जो लास्ट क्लास में मैंने बनाया था इसका पार्ट 1 यानी कुछ क्वेश्चनों को हम इसके समझ चुके थे और कुछ क्वेश्चनों को हमें समझना है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में इन्हीं में से भी पूछते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की तैयारी कर लें तो हमारे 99% नंबर एग्जाम में आ सकते हैं और ऐसा होता भी है। जनरली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, चूंकि बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज अरेंज करे, चूंकि टीचर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है इसलिए कहीं ना कहीं उसका फोकस उन सभी पर होता है। तो इसलिए टीचर जो गाइडलाइंस दे सकता है बच्चों को, वो सेल्फ बच्चा कहीं ना कहीं सेल्फ असेसमेंट नहीं कर सकता है कि एग्जाम में क्या आएगा। मैं मानता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छी कोचिंग है, बहुत अच्छे टीचरों की गाइडलाइंस आपको मिल रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कोचिंग्स नहीं होती हैं या बहुत ही गरीब फैमिली से होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे होते हैं, इंटीरियर एरिया में रह रहे होते हैं या फिर स्कूल प्रॉपर नहीं जा पाते हैं किसी भी कारणवश, तो वो कहीं ना कहीं इंटरनेट की हेल्प से या यूट्यूब की हेल्प से पढ़ते रहते हैं। और चूंकि यूट्यूब पर भी जो एमपी बोर्ड के जो वीडियो हैं, चूंकि मैं बता चुका हूं जो करेंटली मैं अपने वीडियो बना रहा हूं वह एमपी बोर्ड पर बेस्ड है अभी। हालांकि सीबीएसई के बच्चे को लिए भी हम कहीं ना कहीं कंटेंट बनाते हैं और कोचिंग्स में एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों प्रकार के स्टूडेंटों को पढ़ाते हैं और सीबीएसई स्कूल में भी कहीं ना कहीं लेक्चर रहते हैं। लेकिन चूंकि एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए कंटेंट बहुत कम है और प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है। ठीक है, टीचर अच्छे टॉपिकों पर तो वीडियो बनाते ही होंगे, लेकिन अगर उनको प्रॉपर गाइडलाइंस मिले कि एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्या आएंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस चैप्टर में से कितने आएंगे, चूंकि ब्लूप्रिंट तो एमपी बोर्ड दे नहीं रहा है तो मैंने कहीं ना कहीं एक ब्लूप्रिंट भी बनाया है। 99% बोर्ड उसी ब्लूप्रिंट को 2-3 साल से फॉलो करता रहा है, इवन 2024 तक भी उसी ब्लूप्रिंट को फॉलो किया है। तो बार बार आप उस ब्लूप्रिंट को भी फॉलो करें क्योंकि 99% उसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनेंगे। यानी 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के चैप्टरों में क्या डिवाइडेशन होगा उनके टोटल मार्क्स का, यानी उससे एक प्रॉपर गाइडलाइंस मिल जाती है। तो लगातार मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और बहुत अच्छे वीडियो बना रहा हूं और बहुत ही कहीं ना कहीं सिंपल लैंग्वेज में सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ बना रहा हूं। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स भी करते हैं, इंस्पायर भी होते हैं मेरे वीडियो से और कहीं ना कहीं हृदय से अपने मतलब कमेंट्स के रूप में, अपने मैसेज के रूप में कहीं ना कहीं जो अपने एक्सप्रेशन है उसको व्यक्त भी करते हैं। खुशी भी मिलती है कि चलो बच्चे मेरे वीडियो पसंद कर रहे हैं। बस मैं उम्मीद यही करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को आप वीडियो शेयर करें, यानी उनकी भी हेल्प कर सकें। क्योंकि ठीक है बहुत सारी कोचिंग्स चलती हैं लेकिन प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं देते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी लिमिटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी हमें पढ़ना है क्योंकि एक सब्जेक्ट तो है नहीं हमारे पास, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, तो कम समय है, इतने जल्दी तैयारी नहीं हो पाती। अगर उनको वर्ड टू वर्ड गाइडलाइंस अगर मिल जाती है तो बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो देख भी रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट भी मुझे देखने को मिलते हैं और अच्छे कमेंट्स के रूप में भी आप कहीं ना कहीं अपने जो एक्सप्रेशन है वो कमेंट्स के रूप में देते भी हैं, बहुत खुशी होती है। तो इसका पार्ट 1 में पढ़ा चुका था, लास्ट जो वीडियो है आप देख सकते हैं, उसके जो थंबनेल है उसमें लिखा होगा पार्ट 1। आज हम इसका पार्ट 2 वीडियो पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें और पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड है। कहते हैं कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो पीरियोडिक टेबल को अपने पास में रखें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। कोई भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं और पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है तो तुरंत आप पोजीशन देख सकते हैं एलिमेंट की कि आंसर क्या बताना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी नॉलेज होना चाहिए और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नॉलेज है, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की पोजीशन पता है, तो कहीं ना कहीं हमें वैलेंसी का भी नॉलेज हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री स्टडी ऑफ रिएक्शन, स्टडी ऑफ बैलेंसी। अगर बैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये दो चीजें हम केमिस्ट्री में जानते हैं तो केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। कहीं ना कहीं मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको टिप्स देता हूं, गाइडलाइंस देता हूं, उसको फॉलो करते रहे और तैयारी करते रहे। तो यहां पर हम देखते हैं चैप्टर 4 डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इसमें, उसके आंसर हम समझ रहे हैं, आंसर भी है, और जहां जरूरत होती है मैं उसको एक्सप्लेन भी करता हूं। तो ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन 1 से ही, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक हम इसको समझ चुके थे, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक। तो मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कहीं ना कहीं आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आपको ये लगेगा कि कहां से क्या समझाना, इसलिए मैंने बता दिया कि जो चैप्टर 4 है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसका आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। और इसका जो 5th क्वेश्चन था उस रीजनिंग क्वेश्चन था, जैसे ये आ गया यहाँ पर 5th क्वेश्चन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड कैटालिस्ट वाई, तो ये हमने समझ लिया था। आज हमें समझना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक वाई, यानी क्वेश्चन नंबर 5th का लास्ट क्वेश्चन था ये, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर के क्यों होते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट क्यों होते हैं। तो एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन करते हैं और मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-1 d 1 to 10 और ns 1 to 2। मैंने आपको ये भी बताया था, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं। तो जनरली क्या होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासों से कि किसी भी एटम और एलिमेंट की, एक्चुअली एलिमेंट और एटम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एलिमेंट एटम के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम्स आर कॉल्ड एन एलिमेंट। तो जनरली कहीं ना कहीं हम एटम, जो एटॉमिक नंबर होता है वो एटम का ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। जनरली एलिमेंट बोलते हैं या एटम बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो एक्चुअल वर्ड हमें यूज करना चाहिए वो एटम यूज करना चाहिए। तो हम क्या कह रहे थे कि छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि जनरली जो एटम होते हैं उनकी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन यहां पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट है तो ये इसकी आउटर मोस्ट सेल है, अगर इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते तो जनरली अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो हम बोलते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, 2 इलेक्ट्रॉन होते तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो जनरली डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट्स है 40, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देते तो ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए थी, अगर हम आउटर मोस्ट सेल की बात करें तो, यानी लास्ट ऑर्बिट की बात करें तो हमने पढ़ा है कि इनके जो डी ऑर्बिटल होते हैं, यानी लास्ट सेल सेकंड लास्ट सेल, लास्ट सेल से ठीक पहले वाली सेल जिसको पेनल्टीमेट सेल भी बोलते हैं। तो चूंकि ये डी और जो मतलब लास्ट सेल और सेकंड लास्ट सेल यानी डी और एनएस, इनकी एनर्जीज में बहुत कम डिफरेंस होता है, तो एनएस ऑर्बिटल के साथ साथ डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के समान बिहेव करते और बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत अच्छी प्रॉपर्टी शो करते और कमर्शियली इनका बहुत ज्यादा यूज है। सभी मेटेलिक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, कलर्ड आयन बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी के हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करेंगे, अलॉयज बनाते हैं और मैग्नेटिक नेचर के हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, डी ब्लॉक एलिमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो n-1 डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है, फुल नहीं है, क्या बोलेंगे, पार्शियली फिल्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या फुलफिल नहीं है। चूंकि ग्रुप 12 में जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉम्प्रेंसिव, इनमें डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, फुलफिल है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, क्योंकि डी सबशेल में 5d ऑर्बिटल होते हैं, ये पूरा डी सबशेल है। तो इसमें एक ऑर्बिटल में, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो डी में कितने आने चाहिए, 10। तो हम बोलते हैं जो ग्रुप 12 एलिमेंट है, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉम्प्रेंसिव, तो जैसे Zn है 3d10, कैडमियम 4d10, मरकरी 5d10 और कॉम्प्रेंसिव 6d10। तो डी पूरा भरा हुआ है, इसलिए उसको डी ब्लॉक एलिमेंट भी नहीं बोलते। तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, जिनके डी ऑर्बिटल फुलफिल ना हो, पार्शियली फिल्ड हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसको बोलेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उनके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण है। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसका आंसर देखते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने यूज किया है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी ऑर्बिटल, यानी सेकेंड लास्ट से ठीक पहले वाली शेल।
फिर क्या बोल रहे हैं, मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे स्ट्रॉन्गर इट्स पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, उतना ज्यादा मैग्नेटिक नेचर का होगा। ट्रांजिशन मेटल आयंस एंड कॉम्प्लेक्स आर यूजुअली पैरामैग्नेटिक, मींस दे आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमने बताया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और ये इसका एग्जाम्पल है। अगर एग्जाम में आया तो जनरली हम इतना ही लिखेंगे, और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रखे, स्कैंडियम वैलेंसी 2, टाइटेनियम वैलेंसी +2, वेनेडियम, आयरन, निकिल, कॉपर। तो यहां पर हम इसको देखें, जैसे स्कैंडियम। अब स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 21 होता है। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, ये आप भाव के अकॉर्डिंग 2p6, फिर 3s2, 3p6, 3d1, हमने अरेंज कर दिया इसको, और लास्ट में क्या आ गया 4s1। पहले 4s बढ़ता है फिर 3d बढ़ता है, तो आप भाव के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए 4s2, 3d1। हमने इसको अरेंज करके लिखा है। फर्स्ट सेल में s होता है, सेकंड में sp होता है, थर्ड में spd होता है, और फोर्थ में spdf। तो उधर तो आगे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि s में 2 इलेक्ट्रॉन है और d में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी 4s इलेक्ट्रॉन को भी अनपेयर्ड माना गया है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, लगा हुआ p होता है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जरा सी एनर्जी मिलने पर ये इलेक्ट्रॉन p के अंदर एंटर हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये अनपेयर्ड हो जाते हैं, अनपेयर्ड हो जाते हैं, यानी इनको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन माना गया है। तो अगर हम इसको यहां पर देखें तो डी में यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे डी में 5 बॉक्सेस है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन करेगा। और अगर हम इसकी बात करें एस की, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चला जाएगा, पी में चला जाता है, तो ऐसे इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर स्कैंडियम एस के 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर देता है, तो इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी ये पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया, तो स्कैंडियम 2+। इसी प्रकार टाइटेनियम अगर एस के इलेक्ट्रॉन दे देगा 2, तो इसके डी में 2 अनपेयर्ड होंगे, इसके डी में 3 अनपेयर्ड होंगे। तो हमें कोई भी एक एग्जाम्पल लिखना है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर के क्यों हैं, और हमें उसके एग्जाम्पल भी बताना है। अब इसमें कुछ और भी दिया हुआ है, क्योंकि आपको समझने के लिए, अगर याद हो जाए तो ठीक है, चाहे तो इस क्वेश्चन के जो हमने लिखा है इसके आंसर के साथ हम मेंशन कर सकते, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स विथ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, वो कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर हम उनको रखते भी हैं तो विच मीन्स दे अपोज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से रिपल होंगे, दूर जाएंगे। तो इधर देखते हैं स्कैंडियम 3+, अगर स्कैंडियम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, यानी 1 डी का और 2 एस के लास्ट के, 3d1 और 4s2 के, तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड में ये रिपल होगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d10 4s1 होता है, तो 4s1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। Zn जो होता है वो Zn क्या होता है, 3d10 और 4s2। मैंने क्या बोला आपको कि जो s के इलेक्ट्रॉन है इनको अनपेयर्ड माना गया है, जरा सी हीट मिलेगी तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन यानी पेयरिंग इसकी टूटेगी, और 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके नेक्स्ट नियर 4p ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो इनको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन माना है। तो अगर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, अब इसमें सारे इसके पहले जितने भी ये सब पेयर्ड हैं, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट फिर हम क्या बोल रहे हैं, सम ट्रांजिशन मेटल्स आर हाईली पैरामैग्नेटिक, यानी ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक नेचर का होगा। कैन एक्वायर परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी इनके परमानेंट मैग्नेटिक बनाए जा सकते हैं, इसलिए परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट शो करेंगे। दीज मेटल्स आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक, इसको फेरोमैग्नेटिक बोलेंगे। कोबाल्ट आएगा इसमें, निकेल आएगा, ठीक है, आयरन भी आता है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, तो इनको बोला गया फेरोमैग्नेटिक। तो अगर ये याद हो जाए, क्वेश्चन में टाइम होगा तो हम ये लिख सकते हैं, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं 6th क्वेश्चन। राइट डिफरेंस किसमें बताना है, डी ब्लॉक
और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स में। ऐसा कहा जाता है कि एक समय था कि इस चैप्टर में से इन दोनों डिफरेंस में से एक ना एक तो एग्जाम में आता ही था, या फिर दोनों ही आते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर हम उठा के देखें तो भर भर के दिए उसने, भरमार दिए, अनलिमिटेड बार दिए हैं। तो ऐसा नहीं है, ये आए भी होंगे एग्जाम में, और कभी कभार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है। वैसे जनरली जो एमपी बोर्ड है उसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, मैं बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है, जैसे 2013 का जो पेपर था, तो 2013 के पेपर में जो 2012 है उसके 3 से 4 क्वेश्चन शायद रिपीट हुए थे। तो हमें जो प्रीवियस ईयर का पेपर है 2024 का पेपर हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर है, और हम 2025 में एग्जाम देने वाले 2024 में जो हमने पढ़ाई करी है 12th की। तो प्रीवियस ईयर का पेपर देखने से हमें यह भी समझ में आ जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो क्या हमसे बन पाएंगे, और फिर इनके जो क्वेश्चन, इनके आंसर की लिमिट क्या है, 3 घंटे में हम कर पाएंगे। एक स्ट्रेटेजी बनाता है कि प्लान बनाता है कैसे क्या करना है हमें, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि लंबे समय तक मैंने वैल्यूएशन किया है बोर्ड का। तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को भी बताते रहते हैं। एक पूरा 15 से 20 मिनट का लेक्चर है कैसे आपको बोर्ड की कॉपियों में लिखना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर के पेपरों को आपको देखना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा गाइडलाइंस मिलती है। हम क्या बोल रहे हैं, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में अनलिमिटेड बार पूछे गए, तो हम इनको समझते हैं। यहां पर डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम इनको सेंटर लाइन खींच के भी बता सकते हैं। इस तरफ हम लिखेंगे डी ब्लॉक, इस तरफ लिखेंगे एफ ब्लॉक, इधर डी ब्लॉक के पॉइंट उधर एफ ब्लॉक के। चूंकि मैंने इसको ऐसे अरेंज किया है, तो यहाँ पर पहले डी ब्लॉक और फिर बहुत सिंपल है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, जो डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1 d ऑर्बिटल, सेकंड लास्ट, सो इट इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। डी में जा रहा है इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। फिर इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-2 f ऑर्बिटल, यानी थर्ड लास्ट सेल, एंटी पेनल्टीमेंट सेल, सो इट इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल था। सेकेंड पॉइंट, टू सेल्स मतलब n और n-1, 2 सेल इनकम्प्लीट होती हैं किसमें, डी में। तो एफ में n और n-1 और n-2, यानी लास्ट, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, इसमें 3 सेल इनकम्प्लीट होती हैं। तो ये भी सिंपल पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं, n-1 d1210 ns122, इसका बताएंगे n-2 f12 14 n-1 d021 और ns2, ऐसे हम इसका कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इन 4 सीरीज, 4 सीरीज में बांटा गया, 3D 4D 5D 6D। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड और फोर्थ। अब फर्स्ट में सारे इलेक्ट्रॉन 10 एलिमेंट हैं, डी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं 3D1 3D2, लास्ट में 3D10। तो ऐसे 3D, सेकंड को 4D, थर्ड सीरीज 5D, फोर्थ 6D। एफ ब्लॉक में क्या लिखेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 सीरीज, 4F लैंथेनाइट्स और 5F एक्टिनाइट्स। तो 2 सीरीज है, तो पहली सीरीज में इलेक्ट्रॉन 4F में जाते हैं, इसलिए उसको 4F बोलेंगे, जैसे 3D में जा रहे थे। सेकंड जो है उसको लैंथेनाइट 5F में जाएंगे, तो 5F, उसको 5F सीरीज भी बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो ऐसे यहां पर हमने 4 पॉइंट इसके हमने देखे। अब डिपेंड करता है एग्जाम में, चूंकि 5 नंबर का तो कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए हमें 5 डिफरेंस याद कर सकते हैं। मान लो इनमें से कुछ भूल सकते हैं तो ये भी बता सकते हैं हम। वैसे ये मतलब अप्रूवल पॉइंट नहीं है। हम ये भी बोल सकते थे डी ब्लॉक एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ ब्लॉक एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। कई बार ऐसा होता है टीचर इस पॉइंट पर मार्क्स नहीं देता है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो एक नॉर्मल अमाउंट में पाए जा रहे हैं, और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है बहुत रेयर अमाउंट में पाए जाते हैं, इसलिए हम एफ ब्लॉक एलिमेंट को रेयर अर्थ मेटल भी बोलते हैं। ये भी बता सकते थे पॉइंट। और ये भी बता सकते थे कि डी ब्लॉक एलिमेंट में नॉर्मल एलिमेंट और एफ ब्लॉक में जनरली, यानी बहुत ज्यादा एलिमेंट रेडियो एक्टिव नेचर के। तो ये इसलिए मैंने बता दिया कि माइंड में सेट रहेगा इनमें से। वैसे अगर ये लिखोगे तो बहुत ही पावरफुल पॉइंट है।
हमें पावरफुल पॉइंटों का यूज करना है, बाकी अगर भूलते हैं तो फिर जो मैंने बताया है वो भी हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट यहां पर डिफरेंस देखते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। अब लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट की दो सीरीज है। लेंथेनम के बाद आते हैं और लेंथेनम डी ब्लॉक एलिमेंट है। लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट लेंथेनाइट और एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स एक्टिनाइट कहलाएंगे। बहुत सिंपल पॉइंट है। दीज एलिमेंट्स, ये पहली पॉइंट लेंथेनाइट को, सेकंड पॉइंट उसका एक्टिनाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। These elements come after lanthanum La57, so these are called lanthanides। तो lanthanides कहां से स्टार्ट होंगे, सीरियम 58 से लेके ल्यूटीशियम 71, 14 एलिमेंट है इसमें। फिर एक्टिनाइट, these elements come after actinium AC 89, atomic number actinium is 89, so these are called actinides। अब ये कहां से स्टार्ट होंगे, थोरियम एटॉमिक नंबर 90 और लॉरेंसियम LW103, ये 14 एलिमेंट हो गए। तो ऐसे फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया, तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर कॉमन अलोंग विथ +2 एंड +4। तो जो लेंथेनाइड होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन, ज्यादातर 3 इलेक्ट्रॉन देते, लेकिन बोल रहा है जो कुछ है वो +2 और +4 ऑक्सीडेशन भी स्टेट शो करेंगे। बाकी जो एक्टिनाइड है ये +2 से लेके +7 तक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, यानी +2 to +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। थर्ड पॉइंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4f ऑर्बिटल्स और लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 5f ऑर्बिटल्स। फोर्थ पॉइंट, दे हैव स्मॉलर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, चूंकि कम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसलिए, और इनके पास स्पेस भी कम है इसलिए इनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी कम है। दे हैव गुड टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, चूंकि इसमें 5f आ जा रहा है यानी इसके पास स्पेस ज्यादा है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, दीज कंपाउंड्स आर लेस बेसिक, ये कम बेसिक होते हैं, और दे आर मोर बेसिक। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट, एक्सेप्ट पीएम ऑल लेंथेनाइट्स आर नॉन रेडियो एक्टिव, सारे लेंथेनाइट नॉन रेडियो एक्टिव है। पीएम इसको बोलते हैं प्रोमेथियम और प्रोमेशियम, इसको आर्टिफिशियल एलिमेंट भी है ये। ऑल एक्टिनाइट्स आर रेडियो एक्टिव, सभी एक्टिनाइट रेडियो एक्टिव हैं। तो ऐसे हमने यहाँ पर 6 पॉइंट कवर किए। एक और पॉइंट यहाँ पर बता रहे हैं हम, 7 नंबर का पॉइंट, दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सो आयन, दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सो आयन, ऑक्सो आयन नहीं बनाते, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेंगे, और दे फॉर्म ऑक्सो आयन। तो ऐसे हमने इसके 7 पॉइंट देखे हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में। अगर मान लो 4 मार्क्स में आते तो अगर हमने 7 को एक बार रीड कर लिया तो रीड करने पर भी 4 जो पॉइंट है वो हमारे माइंड में बैठ जाएंगे। कभी भी क्वेश्चनों को आप याद करते हो तो उसकी लिखकर प्रैक्टिस किया करो, लिखकर प्रैक्टिस करने के बाद उसका माइंड में एक बार आप असेसमेंट किया करो, मेमोराइज किया करो आंखें बंद करके कि वो मुझे याद है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर 7, व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये भी एग्जाम में बहुत आया। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है, व्हाट इज रीजन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन, यानी रीजन क्या है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, श्रिंक होना। जो लेंथेनाइट एलिमेंट है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल बनी है वो लेफ्ट टू राइट बनी हुई है। जैसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन, फिर जाएंगे यहाँ पर हीलियम, फिर आ जाएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऐसे तो लेफ्ट टू राइट है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है, लेकिन जो साइज है वो छोटा होता जाता है, यानी डिक्रीज होता जाता है। तो उसका रीजन क्या है, तो हमने पढ़ा था 11th क्लास में, चूंकि पीरियोडिक टेबल में 1 to 7 पीरियड्स हैं, हर पीरियड ये भी बता रहा है कि उसमें जितने एलिमेंट हैं या जितने एटम हैं उसमें शेल उतनी है, यानी ऑर्बिट उतने ही है जितना उसके पीरियड का नंबर है। अब हम बोलेंगे फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम, तो हम बोलेंगे इसमें एक ही ऑर्बिट है। जैसे सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इसमें 2 ऑर्बिट और 2 शेल होंगे। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ शेल तो स्टेबल होती है, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ता है। अब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेगा और सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे।
अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस में प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ेगा, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा, न्यूक्लियस पावरफुल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, शेल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, सिकुड़ जाएंगी, सेल सिकुड़ जाएंगी तो उनके एटम और उनके आयन छोटे हो जाएंगे, यानी एटमिक रेडियई और आयनिक रेडियई कम हो जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल में इंक्रीज होंगे और न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंक्रीज होंगे। तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और रीजन कॉन्ट्रैक्शन का, और व्हाट आर कंसिक्वेंस, अगर ऐसा होगा कि सिकुड़ जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर और करके भी बता रहे हैं, व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू सेपरेट देम, यानी इनको सेपरेट करना प्योर स्टेट में टफ क्यों है। तो हम इसका आंसर देखते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या बोल रहे हैं हम, द डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, यानी जो इनकी एटॉमिक रेडियई और आयनिक रेडियई डिक्रीज होते जा रही है, कब, इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, अभी हमने बताया ऑफ लेंथेनाइट इज कॉल्ड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। जनरली लेंथेनाइट की बात नहीं करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाने पर हम बोलते हैं एटम छोटे होते जाते हैं, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटम छोटा होता जाएगा, नंबर ऑफ शेल स्टेबल होती है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, अट्रैक्शन फोर्सेस उनके ऊपर ज्यादा लगता है और शेल श्रिंक होने लगती हैं, यानी न्यूक्लियस खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर मूव करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन शेल और ऑर्बिट में मूव करेंगे। रीजन क्या बता रहे हैं, अब हम इसका रीजन देखते हैं, ऐसा क्यों हुआ, छोटे क्यों हो गए। ऑन इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ इन लेंथेनाइट सीरीज, न्यूली इलेक्ट्रॉन, जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दें, जैसे अगर हम लेंथेनाइट की बात करें तो लेंथेनाइट का कॉन्फ़िगरेशन, यानी उसका जो 4f है, यानी उसमें टोटल 6 सेल है। तो कोई भी हमने लेंथेनाइट का एटम देखा तो जैसे इसके सेंटर में न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, फर्स्ट ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, ये इसकी फर्स्ट सेल है, यानी n की वैल्यू 1 है और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 6 है। तो फर्स्ट में s होता है, सेकंड में 2 ऑर्बिटल होते हैं sp, इसमें क्या हो गया s, इसमें sp, इसमें spd और इसमें spdf और इसमें क्या होगा spd और इसमें sp। तो हमने पढ़ा है कि ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है, तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, 4f में जा रहे हैं, तभी तो हम लेंथेनाइट को 4f सीरीज भी बोलते हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन इसके f में एंटर होते हैं, यानी f में स्लिटिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है मिनिमम होता है और नेग्लिजिबल होता है। स्लिटिंग इफेक्ट जैसे हम जानते हैं, प्लस को प्लस के पास लाएंगे तो रिपल्सन होगा, माइनस को माइनस के पास लाएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो अगर मान लो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है तो न्यूक्लियस का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचना। अगर वो इलेक्ट्रॉन s में है, किसमें होता है इलेक्ट्रॉन, अगर वो इलेक्ट्रॉन s में होता तो इलेक्ट्रॉन यानी s को खींचता अपनी तरफ न्यूक्लियस, तो एक जैसे s होने के कारण इसमें रिपल्सन होता है। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन s सब शेल में होता है, फिर उसके बाद कम p में होता है, फिर उसके बाद d में होता है और सबसे कम किसमें है, f में, क्योंकि जब न्यूक्लियस f के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो f को रिपल करने वाला कोई दूसरा f सबशेल नहीं है, यानी जो स्लिटिंग इफेक्ट है और स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल है और मिनिमम है। तो तेजी से अपनी तरफ न्यूक्लियस इसको खींचेगा और एटम छोटे होते जाएंगे, बाकी की सेल भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ऑन इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर इन लेंथेनाइट सीरीज, न्यूली इलेक्ट्रॉन एंटर्स, नया इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, नया इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर होगा, किसमें एंटर होगा, 4f सबशेल, इंस्टीड ऑफ गोइंग टू द आउटर सेल, यानी बाहर जाने के कंपैरिजन में वो 4f में एंटर हो रहा है। स्लिटिंग इफेक्ट, और स्लिटिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल इज मिनिमम। f को जब न्यूक्लियस खींचेगा तो f को रिपल करने वाला कोई दूसरा सबशेल नहीं है, इसलिए उसका स्लिटिंग इफेक्ट, अगर
चूंकि इनमें रिपल्सन हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिलीडिंग इफेक्ट, और रिपल्सन नहीं हो रहा है तो सिलीडिंग इफेक्ट मिनिमम है और नेग्लिजिबल है। कैसा है, नेग्लिजिबल, ड्यू टू विच इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी प्रोटॉन उसका न्यूक्लियस पावरफुल हो गया, इंक्रीजेस हो गया, हेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, सेल में न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन, इंक्रीजेस, इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया, ड्यू टू विच एटम और आयन गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, इनके एटम और आयन छोटे हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। द आयोनिक साइज ऑफ La3+, अगर लेंथेनम 3 इलेक्ट्रॉन देता है, अब लेंथेनम कहाँ है, लेंथेनाइट सीरीज के पहले है लेंथेनाइट सीरीज सीरियम से स्टार्ट है, और जो ल्यूटीशियम है वो यहाँ पर है, ल्यूटीशियम 71 यहाँ पर है, और लेंथेनम 57 यहाँ पर है। तो लेंथेनम अगर 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसकी एटॉमिक रेडियस ये है 1.06 एंगस्ट्रॉम, और ल्यूटीशियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसकी जो रेडियस है वो 0.8 एंगस्ट्रॉम। तो हम क्या कह रहे हैं, ये रेडियस कम है कंपेयर टू लेंथेनम। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस यानी साइज कम हो जाता है। तो उसका रीजन हमने पढ़ा है क्यों हो जाता है ऐसा। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके कंसिक्वेंस मतलब अगर ऐसा हो गया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कंसिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, अगर लेंथेनाइट यानी एटम सिकुड़ जाएंगे ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, वो एक जैसे दिखेंगे, उनकी प्रॉपर्टी एक जैसे दिखेगी, ड्यू टू विच इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन इन प्योर स्टेट, उनको प्योर स्टेट में प्राप्त करना डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट भी ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट अगर सिकुड़ गए तो द साइज ऑफ लेंथेनाइट आयंस इज ऑलमोस्ट सेम, उनके साइज भी एक जैसे हो जाएंगे। तो ऐसे हमने पढ़ा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, उसका रीजन क्यों हुआ और उसके कंसिक्वेंस यानी उसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे अगर ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, कलर चेंज कर लेते इसका। राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 बनाने की मेथड फ्रॉम क्रोमाइट ओर, यानी क्रोमाइट ओर से पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाएंगे उसको हमें इक्वेशन के द्वारा बताना है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी एग्जाम में आता भी है, या फिर ऐसे भी पूछ सकते थे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की मेथड ऑफ प्रिपरेशन को इक्वेशन के द्वारा समझाइए। यहां उसने बता दिया कि क्रोमाइट ओर से बनाएंगे, क्रोमाइट ओर मतलब FeCr2O4, यानी क्रोमाइट ओर से पोटेशियम डाइक्रोमेट को हमें बताना है, इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन करना है। तो हमने कुछ थ्योरी भी यूज करी है, लेकिन आपको केवल इक्वेशन याद करनी, थ्योरी के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको इक्वेशन माइंड में बैठ जाएंगी। तो हम इसको समझते हैं, क्लियर है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने की मेथड हमें समझना है, और यहां पर बोल रहा है क्रोमाइट और क्या होते हैं, और मतलब कंपाउंड्स ऑफ मेटल जो अर्थ पर पाए जाते हैं, यानी इम्प्योरिटीज फॉर्म यानी इम्प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। चूंकि मेटेलिक कंपाउंड जिनमें मेटल का परसेंटेज ज्यादा है उसको बोलते हैं हम ओर्स ऑफ मेटल, यानी मेटल के ओर्स या ओर्स बोलते हैं हम उसको। यानी जितने भी मेटल और जितने भी मेटेलिक कंपाउंड हमारे अर्थ पर पाए जा रहे हैं वो सब मिनरल कहला रहे हैं। अब ऐसे मिनरल जिसमें मेटल का परसेंटेज ज्यादा है और उसको कम खर्चे पर इजीली हम उसको प्यूरिफाई कर पाते हैं, ऐसे कंपाउंड मेटल के कहलाएंगे ओर। तो अब यहां पर हम समझते हैं इसके आंसर को बहुत ही सिंपल तरीके से। ध्यान रखना हमें इक्वेशन बतानी है, तो हमने यहां पर क्या लिखा, आंसर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 बनाने की मेथड पढ़ रहे हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर FeCr2O4, यानी और ये किसका, आयरन का एक ओर है। इन द फॉलोइंग 3 स्टेप, 3 स्टेप में बनेगा। फर्स्ट स्टेप देखते हैं क्या बनाना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट ओर से पहले क्या बनेगा, सोडियम क्रोमेट,
फिर सोडियम क्रोमेट से बनेगा सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम डाइक्रोमेट से बनेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्रोमाइट से सोडियम क्रोमेट, फिर सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम डाइक्रोमेट से बनेगा सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहां पर हम देखते हैं क्रोमाइट ओर इज हीटेड विथ सोडियम कार्बोनेट। क्रोमाइट ओर को सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन, देन क्या बनेगा, सोडियम क्रोमेट बनेगा। हमें ये थ्योरी नहीं बतानी है, अगर एग्जाम में आएगा तो हमें ये पॉइंट ए है, ये हेडिंग डालना कंपलसरी है कि कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर इनटू सोडियम क्रोमेट, ये लिखकर हमें इक्वेशन लिखना है। लेकिन थ्योरी से कहीं ना कहीं आपको ये याद रह जाएगा। क्रोमाइट ओर ये है, सोडियम कार्बोनेट ये है, और ऑक्सीजन ये है। जब आप इन तीनों को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्रोमेट, जिसका फॉर्मूला होगा Na2CrO4 प्लस बनेगा Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड, या इसको बोलेंगे हम, चूंकि यहां पर ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, 3 2 जा 6, 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको फेरिक ऑक्साइड भी बोलेंगे, और CO2 गैस यहां पर फॉर्म होगी। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने में दिक्कत आती है, तो आप ध्यान रखना यहां पर चूंकि बैलेंस करने बैठोगे तो टाइम लग जाएगा, तो सीक्वेंस ध्यान रखना 487 ये सीक्वेंस ध्यान रखना कि इस तरफ जो 3 कंपाउंड लिखे जाएंगे, क्रोमाइट और सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन, उनमें ये नंबर याद कर लेना 487, और यहां पर जो कंपाउंड बनेंगे यहां पर नंबर याद कर लेना 828। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि बैलेंस करने बैठोगे तो छोटी रिएक्शन तो है नहीं, बहुत समय लग जाएगा। हमारे पास एग्जाम में 3 घंटे लिमिटेड है, इसलिए बोलते हैं कि एग्जाम के पहले हर क्वेश्चन के आंसर की कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस हमें कर लेनी चाहिए, ताकि सडनली हम उसको लिख सकें, तो ऐसे ही याद हो पाएगा ये। तो ये हमने ए पढ़ा, सोडियम कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर इनटू सोडियम क्रोमेट। नेक्स्ट बी देखते हैं, फर्स्ट स्टेप थी, नेक्स्ट बी स्टेप क्या है, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम क्रोमेट फर्स्ट स्टेप से मिला, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, Na2Cr2O7। चूंकि पोटेशियम और सोडियम एक ही ग्रुप के, फर्स्ट ग्रुप के एल्किली मेटल से, तो फॉर्मूला दोनों का एक जैसा, उसमें K2 आ जाता है, इसमें NO2 आ जाएगा, तो क्या बनेगा Na2Cr2O7 सोडियम सल्फेट प्लस H2O। तो यहां पर हम इसको H2SO4 के साथ हम इसको हीट करेंगे तो इस टाइप के कंपाउंड यहां पर फॉर्म होंगे। सिंपल रिएक्शन है यहां पर, चूंकि Na2Cr2O7 बना और SO4 हमेशा यहां सोडियम के साथ निकलेगा, तो यहां पर सोडियम 2 है और यहां पर भी 2 है, तो इसके आगे हमें 2 लगा देंगे तो रिएक्शन हमें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है इसकी, कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट का किसमें कन्वर्जन होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्जन होगा। अब सोडियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, इसको सोडियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विथ KCl के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे टू गेट पोटेशियम डाइक्रोमेट बनेगा। तो Na2Cr2O7 और KCl, तो Na को रिप्लेस कर देगा K, तो क्या बन जाएगा K2Cr2O7, और जो Na है वो क्लोरीन के साथ बाहर निकल जाएगा 2NaCl फॉर्म में। तो इसका कलर लिखा है ऑरेंज रेड, यानी हम ये कह सकते हैं जैसे सिंदूर का कलर होता है, सिंदूर जैसे हनुमान जी को जो चोला चढ़ता है उस कलर का होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये हमें 3 रिएक्शन याद करनी। पहली क्या थी, क्रोमाइट ओर का सोडियम क्रोमेट में कन्वर्जन, सेकंड सोडियम क्रोमेट का सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्जन, और थर्ड सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो फर्स्ट स्टेप क्या थी, क्रोमाइट ओर को सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ हीट करना। सेकंड में क्या था, जो क्रोमाइट ओर है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट होगा। थर्ड क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट KCl के साथ रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं, राइट द मेथड। 9 क्वेश्चन, राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। जैसे चूंकि KMnO4 है और K2Cr2O7 दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इनमें जब आप जनरली एसिड मिलाएंगे तो
इनसे नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम इनसे रिलीज होते, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो K2Cr2O7 के बनाने की मेथड भी एग्जाम में पूछी जाती है और KMnO4 की भी पूछी जाती है। तो जैसे उसको क्रोमाइट ओर से बनाया गया, इसको किससे बनाएंगे, पायरोलूसाइट ओर से। अलोंग विथ केमिकल इक्वेशन के साथ हमें इसको बताना है कि पोटेशियम पर मैग्नेट को पायरोलूसाइट ओर से कैसे बनाएंगे, उसकी हमें रिएक्शन यानी इक्वेशन हमें बताना है। इसका हम आंसर देखते हैं यहां पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने देखा, अभी हम इसका आंसर समझते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो पोटेशियम परमैंगनेट को किससे बनाएंगे, पायरोलूसाइट ओर यानी MnO2। इसको हम मैग्नीज डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, लेकिन हम इसको मैग्नीज डाइऑक्साइड इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि अर्थ क्रस्ट से निकाला जा रहा है, इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज हैं, जैसे क्ले मिट्टी है, स्टोन पार्टिकल है, ठीक है, सैंड पार्टिकल है, इसलिए हमने इसको नाम दिया पायरोलूसाइड और अदर भी इसमें इंप्योरिटीज है। तो MnO2 को बोल रहे हैं हम यहाँ पर पायरोलूसाइड और। इन द फॉलोइंग 2 स्टेप, 2 स्टेप में से पोटेशियम परमैंगनेट मिलेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है, मैंने फिर बता दिया कि आपको केमिकल इक्वेशन बतानी है, थ्योरी आपको नहीं लिखनी है, लेकिन ये हेडिंग आपको लिखना कंपलसरी है, कन्वर्जन ऑफ पायरोलूसाइट ओर इनटू पोटेशियम मैग्नेट। पायरोलूसाइट ओर से पोटेशियम मैग्नेट बनेगा, फिर सेकंड स्टेप में पोटेशियम मैग्नेट पोटेशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। MnO2 से बनाना है तो पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला होता है K2MnO4 और पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। तो बहुत सिंपल है ये। पायरोलूसाइट ओर इज हीटेड विथ KOH, KOH के साथ हीट करना है, KOH सोल्यूशन, और K2Cr2O7 यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम मैग्नेट। इस फॉर्म, ये फॉर्म होगा। अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो यहां पर MnO2 क्या है, पायरोलूसाइट और KOH हो गया और ऑक्सीजन, या फिर इन दोनों में से हमें कोई एक रिएक्शन लिखनी है, या तो इसको लिखना है, ठीक है, तो पायरोलूसाइट ओर को K2Cr2O7 और ऑक्सीजन दोनों में से कोई एक, तो क्या बन जाएगा, ग्रीन कलर का K2MnO4 और H2O यहां पर फॉर्म होगा। तो हम इसको बैलेंस कर देंगे, K2MnO4 इसमें भी बनेगा और क्या बनेगा, CO2 गैस यहां पर फॉर्म होगी। नेक्स्ट यहां पर नंबर बी है, कन्वर्जन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट किसमें कन्वर्ट करना है, पोटेशियम पर मैग्नेट, K2MnO4 से KMnO4। तो क्या बोल रहे हैं, जो यहां पर बना है पोटेशियम मैग्नेट, यानी इसके सोल्यूशन में CO2 गैस पास करेंगे, O3 ओजोन, Cl2 क्लोरीन गैस पास करेंगे इसके सोल्यूशन में थ्रू द सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट के सोल्यूशन में इन तीनों गैसों में से कोई एक गैस, तो पोटेशियम परमैग्नेटेज फॉर्म ये बन जाएगा। तो यहां पर ये रिएक्शन, या फिर इसकी जगह हम ये वाली रिएक्शन, या फिर ये रिएक्शन, हमें तीनों में से कोई एक रिएक्शन एग्जाम में लिखनी है। तो K2MnO4 क्लोरीन गैस पास करेंगे तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम मैग्नेट, यानी यहां से पोटेशियम क्लोरीन के साथ निकल जाएगा, 4 पोटेशियम है, 2 MnO4 से अटैच हो जाएंगे। या फिर ये वाली रिएक्शन लिख सकते हैं, पोटेशियम मैग्नेट प्लस ओजोन प्लस इसमें वाटर, यानी वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे इसमें, बाकी में वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं कर रहे इसलिए उसमें दिखाई नहीं। पोटेशियम मैग्नेट और CO2 गैस को इसमें पास करेंगे तो यहां पर बन जाएगा पिंक कलर का, ठीक है, पोटेशियम परमैग्नेट, MnO2, पोटेशियम कार्बोनेट, इस टाइप के कंपाउंड यहां पर फॉर्म होंगे। तो इन तीनों में से हमें कोई एक रिएक्शन याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते, इसलिए जो
3D सीरीज है। 3D सीरीज में जैसे स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इनके हमें एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए, सिंबल भी इनके हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जनरली इसमें से अगर स्कैंडियम दिया है कभी तो बाकी भी पूछ सकता है कि कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर जिंक का लिखो, आयरन का लिखो, निकल का, कोई भी, तो आप ध्यान रखना है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम Sc21, तो हमने यहां पर लिख रखा है, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करें। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 और 4s2, 3d1 और 4s2। तो चूंकि ये इसकी आउटर मोस्ट सेल मानी गई, डी में 1 इलेक्ट्रॉन और एस में 2 इलेक्ट्रॉन, मैं जनरली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर इसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, राइट क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट विथ इक्वेशन। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट को समझाना है इक्वेशन के साथ। तो क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 यानी पोटेशियम परमैग्नेट K2Cr2, सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 को हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर और उसमें कोई मेटेलिक क्लोराइड या मेटेलिक सॉल्ट डाल देंगे जैसे NaCl और KCl, तो CrO2Cl2 यानी क्रोमाइल क्लोराइड की रेडिश ब्राउन वेपर्स निकलेंगी, इसको बोलते हैं हम क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो आंसर क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7, K2Cr2O7 इज हीटेड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड मेटेलिक सॉल्ट, NaCl भी ले सकते थे, KCl भी ले सकते थे। क्या बोल रहे हैं? ऑरेंज रेड वेपर्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड इस फॉर्म, इसको बोलेंगे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो K2Cr2O7, NaCl और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हीट करेंगे तो CrO2Cl2 की वेपर्स निकलेंगी प्लस सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4 और वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म होगा। अब ये इस रिएक्शन का यूज भी है कि जो दिस टेस्ट यानी क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट यूज्ड डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयंस, चूंकि हम एसिड बेस रेडिकल डिटेक्शन पढ़ते हैं तो क्लोराइड आयंस यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसमें इसका यूज भी होता है। जो क्लोराइड यानी एसिडिक रेडिकल के फॉर्म में होगा, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर में आयोनाइज होते हैं, वो उनके दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव एसिडिक कहलाएगा और पॉजिटिव पार्ट बेसिक रेडिकल कहलाएगा। प्रैक्टिकल भी किए होंगे, करवाते भी हैं। बेसिक रेडिकल को 0 से 6 ग्रुप तक रखा गया, 7 ग्रुप टोटल उसके रखे गए, और जो एसिडिक रेडिकल है उसमें कुछ डाइल्यूट H2SO4 से HCl भी ले सकते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 से, BaCl2 से स्पेशल SO4 का टेस्ट लगा सकते, तो उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, गिव रीजन। गिव रीजन TiO2 कलरलेस वाइल TiCl3 कलर्ड। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बोल रहा है एक कलरलेस है दूसरा कलर्ड है, तो ध्यान रखना जिसको वो कलरलेस बोल रहा है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और जिसको वो कलर्ड बोल रहा है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम डायरेक्ट ऐसा भी बोल सकते हैं, तो कुछ ना कुछ मार्क्स हमें मिल जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है और उसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हमें उसको बताना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहां पर TiO2 और TiCl3 दो की बात कर रहा है। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, यानी ऑक्सीजन का वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो 2 2 जा 4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो चूंकि ये मेटल है तो 4 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, यहाँ पर मेटल देगी। तो TiO4 में टाइटेनियम की वैलेंसी +4 है, Cl की वैलेंसी -1, नंबर ऑफ Cl3 है, तो -1 × 3 -3, वो नॉन मेटल है तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, टाइटेनियम देगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 3+, यानी TiO2 में टाइटेनियम की वैलेंसी +4 है और TiCl3 में +3 है। अब जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे
वो कलर्ड नेचर का होगा, जिसके पास नहीं होंगे वो कलरलेस होगा। तो TiO2 का एटॉमिक नंबर होता है 22। कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये इसकी लास्ट सेल है 3d2 4s2। अब जो D है तो इसके D में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है इसके D में, 2 इलेक्ट्रॉन D में है, और S में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है 2। तो TiO2 में टाइटेनियम की वैलेंसी +4 है, +4 यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा। अब इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। तो जब 3D Ti+4 में 3D 0 4s 0 है, यानी इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। TiCl3 में 2 इलेक्ट्रॉन ये चले जाएंगे इसके, और D का 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, यानी D में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा जो विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा और डी ट्रांजिशन होगा। हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते और आगे के डी ऑर्बिटल में रन करते, इसको बोलते डी ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल है। तो 3d1 और 4s 0। तो क्या बोल रहे हैं हम, सिंस TiO2 हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देयरफॉर TiO2 इज वाइट यानी कलरलेस, वेयर एज TiCl3 हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देख के भी पता चल रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो TiCl3 इज कलर्ड और वायलेट कलर का होता है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट इसी के जैसा क्वेश्चन है Cu+, जब कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन देगा, यानी Q+ बोलते हैं उसको, जब 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो कलरलेस होगा, और Cu2+ यानी क्यूप्रिक फॉर्म में होगा तो वो कलर्ड होगा। तो हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, ये इसकी लास्ट सेल है 3d10 4s1। तो हम देख रहे हैं D में 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी D कैसा है, यहाँ पर फुलफिल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और S को हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मानते ही हैं। तो जब कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन देगा, सॉरी यहां पर गड़बड़ी हुई है, 3d10 और 4s1, S में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 4s1, ठीक है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो D पूरा भरा हुआ है और 4s खाली हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो S का 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक D का निकलेगा। D का क्यों निकलेगा, क्योंकि ये जो आपबाउ प्रिंसिपल है उसका एक्सेप्शन भी है। आपबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए था 3D यानी 4s2 और 3d9। आपबाउ में क्या है, पहले S भरेगा 4s पर 3D भरेगा। तो चूंकि उसका एक्सेप्शन ये है, क्योंकि आपबाउ ये कहता है कि या तो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाए यानी आधे भर जाए, या फुलफिल हो जाए, यानी इन दोनों कंडीशन में पहले के कंपैरिजन में ये मोर स्टेबल होते हैं। तो पहले D S पूरा भरा था बट D नहीं भरा था, अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चला गया, इसलिए ये हाफ फिल्ड हो जाएगा और ये फुलफिल हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। तो जब 2 देगा तो 3d9 D में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, क्योंकि पहले ये 10 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, कलर्ड प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इसको आगे भी हमने देखा है। Cu+ यानी Q+, Cu+ हैज कंप्लीटली फिल्ड D सबशेल, whereas Cu2+ हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड D सबशेल। सबशेल की जगह ऑर्बिटल भी यूज कर सकते हैं। तो जो कंप्लीटली फिल्ड है, इट एब्जॉर्ब, वो इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ फ्रॉम विजिबल लाइट उसको एब्जॉर्ब करेगा, विच अलाउज डी ट्रांजिशन होगा टू अकर। सो Cu+ इज कलरलेस और Cu2+ इज कलर्ड। मैंने आपको पहले ही बताया, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कलर्ड है। अब बोल रहा है ये कलर्ड और ये कलरलेस, तो जिसको कलरलेस बोल रहा है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिंक शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बाय। जिंक हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन क्यों देता है, क्योंकि जो जिंक है
उसका एटॉमिक नंबर होता है 30। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, लास्ट सेल की बात कर रहे हैं, 3d10 4s2, इसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन माना। अगर ये दे देगा यानी 2+, तो अब इसके पास D के पहले और D तक सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। तो Zn2+ आयन हैज फुली फिल्ड D ऑर्बिटल्स यानी 3d10 विच इज वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पर D। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe2+ यानी फेरस और फेरिक, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा और 3, विच ऑफ टू इज मोर पैरामैग्नेटिक, यानी इनका कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर बताना है कि कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है। तो देखते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन 26, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 26 है। तो यहां पर ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। लास्ट सेल की बात कर रहे हैं 3d6 और 4s2। जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा यानी 2 इलेक्ट्रॉन में इसको फेरस बोलेंगे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके लूज हो जाएंगे। तो D में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब D को यहां पर बना के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और 6। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके D में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा यानी फेरिक कंडीशन में होगा तो 3d5 यानी ये वाला पेयर भी टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कब, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फेरिक कंडीशन में इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए ये कलर्ड नेचर का है। तो क्या बोल रहे हैं हम, हेंस Fe2+ has 4 unpaired electrons while Fe3+ has 5 unpaired electrons. Hence Fe3+ will be more paramagnetic in nature because paramagnetic character increases with increase in unpaired electron. किस पर डिपेंड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, इसलिए Fe3+ मोर पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ Fe2+ आयन लेस देन द रेडियस ऑफ Mn2+ आयन। जब आयरन 2 इलेक्ट्रॉन देगा और Mn 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो आयरन छोटा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं, इसलिए सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो यहां पर हम ये भी देख सकते हैं कि जो आयनिक रेडियाई होती है वो कैसा होती है, आयनिक रेडियाई प्रोपोर्शनल, ऐसा लिखते हैं हम इसको, आयोनिक रेडियाई, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो आयनिक रेडियाई कम हो जाएगी। तो क्या बोल रहे हैं, Fe2+ has lesser radius than M2+ because the effective nuclear charge, वही बात हो गई, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, अट्रैक्शन फोर्सेस इसका बढ़ जाएगा। एक्सप्लेन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 4 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट इन एसिडिक मीडियम। 4 में इसकी क्या बतानी है हमें, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। तो यहां पर इसका आंसर देख रहे हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो पहले हमने ये बताया कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या है, तो हम क्या बोल रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, पोटेशियम परमैग्नेट में H2SO4 मिलाएंगे उसके 2 मॉलिक्यूल्स में, तो जो पोटेशियम परमैग्नेट है ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन देगा। और हमने पढ़ा ऐसे कंपाउंड जो ऑक्सीजन एटम रिलीज करेंगे वो ऑक्सीडाइजिंग यानी ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होंगे। तो नेसेंट ऑक्सीजन मतलब एटम। सो KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। तो KMnO4 के 2 मॉलिक्यूल में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे, तो जब इसको मिलाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, यहां पर हम देख सकते हैं K2SO4 बनेगा, पोटेशियम सल्फेट, MnSO4 मैग्नस सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल, और 5 नेसेंट ऑक्सीजन देगा, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्वेश्चन क्या है, हमें उसकी 4 प्रॉपर्टी बतानी है एसिडिक मीडियम में, यानी ये सब हमें नहीं लिखना था, लेकिन चूंकि हमें इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को पहले बताना था। अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं, तो रिएक्शन को बहुत ध्यान से हम समझेंगे। यहां पर देखते हैं,
तो क्या बोल रहे हैं, जब KMnO4 में H2SO4 मिलाया तो K2SO4 बनेगा, MnSO4 बनेगा और H2O बनेगा और नेसेंट ऑक्सीजन बनेंगे। तो अब देखो इसका फर्स्ट एग्जांपल, क्योंकि हमें 4 रिएक्शन बतानी है, तो क्या बोल रहे हैं हम, एसिड है KMnO4। KMnO4 में जब एसिड मिला होगा उसको किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ऑक्जेलिक एसिड के साथ हमने उसको रिएक्ट करवाया। तो KMnO4 में जब H2SO4 आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, यानी K2SO4 बनेगा, इससे पता चला। MnSO4 बनेगा, ये दिखा इधर, H2O भी बनेगा ये। अब जो इसमें ऑक्सीजन लिबरेट हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, जो सब्सटेंस हमने उसके अंदर डाला है उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन एटम ने ऑक्जेलिक एसिड को CO2 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये रिएक्शन याद कैसे होगी, इन दोनों को मिलाने पर 3 कंपाउंड तो सेम है, ये बनेंगे ही, तो ये तो आपको याद हो जाएंगे। अब ऑक्जेलिक एसिड डाला तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि 2 मॉलिक्यूल में H2SO4 डालेंगे तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होंगे। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना है, यहां पर आपको 2 3 5 ये सीक्वेंस ध्यान रखना। तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 8 हो जाएंगे, जितने वाटर मॉलिक्यूल है यानी इसमें ये बनेगा, और जितने मॉलिक्यूल आप लोगे यहाँ पर कितने, यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, COH, इसको ऐसा भी लिखते हैं COOH होल ट्वाइस। तो इसके आगे 5 लगा रखा है, यानी कार्बन कितने यहाँ पर 10 है, ऐसे ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं हम सेकंड, एसिड KMnO4 में H2S डाला, क्या डाला, H2S। तो हम इसको समझते हैं अब इसको अच्छी तरीके से। यहां पर अब इसमें ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन थी, यहां किसके साथ है, तो 2 मॉलिक्यूल में क्या डालेंगे H2SO4, तो क्या बनेगा, इधर देखो K2SO4 तो फॉर्म होगा ही, और क्या बनेगा MnSO4 फॉर्म होगा, H2O फॉर्म होगा, ऊपर वाली रिएक्शन में दिख रहा है। और जो H2S है ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सल्फर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो क्या करना है हमें, यहाँ पर 2 3 5 तो 5 लिए तो सल्फर 5 हो गए, तो इसके आगे हमें क्या लगा देना है, 5 लगा देना है, और इसके आगे क्या लगा देना है, 8 लगा देंगे, ठीक है। तो रिएक्शन हमारी यहाँ पर बैलेंस हो जाएगी। अब हमें इसको देखना है, यहाँ पर K2 है तो यहाँ पर भी क्या है, K2 है, ठीक है, सारी रिएक्शन बैलेंस। Mn यहाँ पर 2 है तो इसके आगे 2 लगा देंगे, सिंपल है। एक बार आपने इसको याद कर लिया, यानी ऑक्जेलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, H2S किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और आगे देखते हैं, एसिडिक KMnO4 रिएक्ट्स विथ एसिडिक थर्ड एग्जांपल है, एसिडिक KMnO4 रिएक्ट्स विथ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हम पहले भी बता चुके हैं, यानी इन दोनों को मिलाओगे तो क्या फॉर्म होना है, K2SO4 फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, K2SO4 प्लस MnSO4 फॉर्म होगा, प्लस H2O बनेगा, और जो H2O2 है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर भी हमें क्या लेना है, 2 3 5, ये ध्यान रखना है। अब O2 के आगे 5 है तो इसके आगे 5 लगा देंगे, इसमें भी क्या हो गए 8 H2O बनेंगे, इसके आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, और इसके आगे ये तो 2 लगा ही हुआ है, यानी तीनों रिएक्शन एक जैसी हैं। अब यहाँ पर फोर्थ एग्जाम्पल है इसका KMnO4, यानी एसिडिक KMnO4 रिएक्ट्स विद Ki। तो Ki किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन दोनों को मिलाने पर क्या होगा, यानी K2SO4 ये तो फॉर्म होगा, प्लस MnSO4 ये भी फॉर्म होगा, प्लस H2O भी फॉर्म होगा, और जो Ki है यानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सीक्वेंस 2 8 10 चलेगा, 2 8 10 ये चलेगा। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। अब यहाँ पर पोटेशियम 10 और 12 है तो इसके आगे क्या लग जाएगा, यानी 10 के यहाँ पर और 2 यहाँ पर है तो इसके आगे लग जाएगा 6, यानी 6 2 जा 12। बाकी Mn2 है यानी 2 लिख देंगे, इसके आगे I10 है यानी यहाँ पर क्या कर देंगे 5, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इसमें भी यही होगा, FeSO4 से रिएक्ट करवाएंगे तो FeSO4 फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा,
तो क्या बोलेंगे, दोनों को मिलाने पर K2SO4 MnSO4 प्लस H2O, ये तो फॉर्म हो गई, प्लस जो FeSO4 है ये Fe2SO4 होल थ्राइस, यानी फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10 है तो इसके आगे 5 लगा देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, 8 होंगे, और बाकी यहाँ पर 2 लगा देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो किसी 4 रिएक्शनों की हमें प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है। नेक्स्ट 14, एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी KMnO4, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट इन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम, तीनों मीडियम में हमें KMnO4, क्योंकि KMnO4 यानी एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल और एल्केलाइन यानी बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के समान बिहेव करेगा। एसिड डालोगे तो ऑक्सीजन एटम रिलीज करेगा, बेस डालेंगे तो ऑक्सीजन एटम रिलीज करेगा, न्यूट्रल जैसे वाटर उसमें मिक्स करेंगे तो भी ऑक्सीजन एटम रिलीज करेगा। तो हम इसका आंसर देखते हैं यहां पर, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4। तो KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक, न्यूट्रल और एल्केलाइन मीडियम। तो यहां पर इन एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में हमें केवल क्या बताना है, इसमें रिएक्शन बतानी है, थ्योरी हम नहीं लिखेंगे। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें आंसर में ये हेडिंग डालनी है, इस लाइन को मेंशन करना है, और इन तीनों हेडिंगों को हमें यहां पर मेंशन करना है। क्या बोल रहे हैं, इन एसिडिक मीडियम जब एसिड मिलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KMnO4 गिव्स 5 नेसेंट ऑक्सीजन, यानी एटम KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। अभी हमने बताया KMnO4 के 2 मॉलिक्यूल में हम H2SO4 मिलाएंगे तो क्या बनेगा, K2SO4 MnSO4 H2 और 5 नेसेंट ऑक्सीजन देगा। ज्यादा ऑक्सीजन एटम दे रहा है इसलिए ज्यादा यानी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, इन न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ वाटर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KMnO4 गिव्स 3 नेसेंट ऑक्सीजन। तो KMnO4 के 2 मॉलिक्यूल में वाटर मिलाएंगे, ये रिएक्शन है, 3 नेसेंट ऑक्सीजन इसने दिए। इन एल्केलाइन मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ KOH, KOH एल्केलाइन नेचर का है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KMnO4 गिव्स 1 नेसेंट ऑक्सीजन। एसिड मिलाने पर 5 नेसेंट ऑक्सीजन, वाटर मिलाने पर 3 नेसेंट ऑक्सीजन और बेस मिलाने पर 1 नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है। तो K2MnO4 में बेस मिलाया तो क्या किया इसने, पोटेशियम मैग्नेट बनेगा, वाटर और 1 ऑक्सीजन एटम ये रिलीज करेगा। तो ये तीनों आपको केवल रिएक्शन याद करनी है, थ्योरी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यानी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल और एल्केलाइन मीडियम, और डायरेक्ट हमें रिएक्शन इसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, एक्सप्लेन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विथ 2 एग्जांपल्स। 2 एग्जांपल के साथ हमें उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को समझना है। तो आंसर देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, it is a strong oxidizing agent because 1 molecule of K2Cr2O7 gives 3 atom of oxygen, यानी 3 nascent atom या 3 nascent oxygen presence of dilute H2SO4। तो जैसे हमने KMnO4 का पढ़ा था कि उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इन एसिडिक मीडियम, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के एक मॉलिक्यूल में H2SO4 मिलाओगे तो K2SO4 बनेगा, क्रोमियम सल्फेट बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम रिलीज करेगा। अब हम इसको बोलेंगे एसिडिक KMnO4। अब इसमें आप कोई कंपाउंड ऐड कर दोगे तो ये उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी उसको दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। तो एग्जाम्पल 1 देखते हैं हम यहाँ पर, इसको क्लीन करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर देखा एग्जाम्पल 1। आप ध्यान रखना जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कंपाउंड तो बनने ही है। तो हमने क्या बोला, एसिडिक K2Cr2O7 जब उसमें एसिड मिलाओ रिएक्ट विथ Ki, तो जब इन दोनों को आप मिक्स करेंगे तो K2SO4 बनेगा, Cr2SO4
क्रोमियम सल्फेट फॉर्म होगा और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। यहां से हम इसको देख सकते हैं। अब जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, जो पोटेशियम आयोडाइड है इसको आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। तो यहां पर रिएक्शन को बैलेंस करना है तो 7:6 का रेशियो आप ध्यान रखना, 7:6। तो ऐसे रिएक्शन वो बैलेंस हो जाएगी। फिर इसका एक और एग्जांपल देखना है, एसिडिक K2Cr2O7 रिएक्ट्स विद FeSO4 फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा कौन कर रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन कर रहे हैं। तो यहां पर भी K2Cr2O7 में H2SO4 मिलाओगे तो K2SO4 बनना ही है, क्रोमियम सल्फेट भी बनना है, देख सकते हैं यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी बनेंगे, और जो फेरस सल्फेट है वो फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रिएक्शन में क्या ध्यान रखना है, इसका तो 1 मॉलिक्यूल रहेगा ही, इसमें 7 और 6 का रेशो रखना है आपको। तो यहां पर फिर उस रिएक्शन को बैलेंस करना है। वाटर मॉलिक्यूल यानी 7H2, क्योंकि यहां पर 14 हाइड्रोजन है और Fe के आगे 6 लगा है इसलिए इसके आगे 3 लगा देंगे। जैसे आयोडीन के आगे 6 था तो इसके आगे हमने 3 यूज किया। तो ये इसकी रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पर, गिव रीजन। गिव रीजन SO2 गैस हैज पास्ड थ्रू एसिडिक KMnO4, यानी जब इसमें एसिड मिला हो पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट में, तब इसमें SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन बतानी है। तो यहां पर आंसर देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। SO2 गैस पास्ड थ्रू एसिडिक K2Cr2O7, एसिडिक K2Cr2O7 यानी H2SO4 मिक्स है दोनों में, यानी एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट। तो हम इनकी रिएक्शन यहां पर देखते हैं, यानी आंसर फर्स्ट SO2 गैस को इसमें से पास करेंगे। तो जब KMnO4 में से हम SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड पास करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में, वो यानी वाटर से रिएक्ट करके H2SO4 बना लेगी। तो K2SO4 तो बनता ही है, MnSO4 बनता है, और जो एक्सेस SO2 गैस मिलाई गई वो भी H2SO4 में कन्वर्ट हो गई। रिएक्शन को बैलेंस करके याद रखना है नंबर बी, SO2 गैस इज पास्ड थ्रू एसिडिक K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 में H2SO4 मिलाओ और इसमें SO2 गैस हम पास करेंगे तो SO2 गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, क्रोमियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका कलर चेंज कर देगी, ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा और इसमें ये पिंक से कलरलेस हो जाता है। पिंक से क्या हो जाता है, ये कलरलेस। तो ऐसे हमें इन रिएक्शनों की प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है, कहीं ना कहीं पीरियोडिक टेबल और कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट इसमें लग रहे हैं, यानी पीरियोडिक टेबल के। तो हम इसको एक बार, अगर वीडियो को इसके दोनों पार्ट हमें देखना है 1 by 1। अगर पहला पार्ट आप देखोगे तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहले पार्ट में हमने बहुत सारे इसके बेसिक समझे थे। तो अगर हमें इसको समझना है तो कहीं ना कहीं हमें पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी हमारी समझ में आनी चाहिए। तो जैसे पीरियोडिक टेबल है वर्टिकल कॉलम, तो ये हमने डी ब्लॉक पढ़ा था पहले। ये पूरा डी ब्लॉक है, इसको आपको पूरा ध्यान रखना है। ग्रुप 3 से ग्रुप 12, और ये पूरा एफ ब्लॉक है, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। यानी ये जैसे 21 से स्टार्ट है 30 पर एंड है, ये यहाँ पर 39 से स्टार्ट है और 48 पर एंड है, ये डी ब्लॉक है। 57 है और 72 है, और यहाँ पर कंटिन्यू चलेगा, 80 हो जाएगा, फिर 89 और 104, और यहाँ पर 1112 यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ से 58 से स्टार्ट होगा और 71 तक पर एंड है, और ये 90 से स्टार्ट होगा और यहाँ पर 103 तक है। कहीं ना कहीं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हेल्प से आपको उसको पढ़ते रहना है। लॉजिकल चैप्टर है,
पार्ट 1 देखोगे, इसका मेरा वीडियो फर्स्ट देखोगे, उस पर लिखा है पार्ट 1 और इस पर लिखा है पार्ट 2, तभी आपको ये समझ में आएंगे। तो पहले पार्ट 1 देखना, उसमें मैंने बहुत सारा बेसिक समझा है। फिर पार्ट 2, जो भी वीडियो मैं डालता हूं उसको शुरू से लेकर अंत तक देखा करो आप, कहीं ना कहीं तभी वो समझ में आएगा। और वीडियो देखने से आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पढ़ रखा है तो रिवीजन भी हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा आप लिखकर, यानी कोई आंसर लगता है कि ये इजी है, उसको अपनी कॉपी पे नोट किया करो और उसको 1-2 बार रिवाइज कर लिया, लिख कर देख लिया, प्रैक्टिस हो गई। कम समय है, ज्यादा से ज्यादा हमें पढ़ना है। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं आपकी मेहनत अच्छा परसेंटेज भी बनाएगी, अच्छा रंग भी लाएगी आपके परिवार का, आपके स्कूल का, और आपके जहां आप पढ़ रहे होंगे कोचिंग सेंटरों का, वहां पर आपका नाम रोशन करेगी। ऐसी उम्मीद रखता हूं कि सबकी मेहनत से कुल मिलाकर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए, और रिजल्ट अच्छा आएगा इसकी खुशी केवल आपको ही होगी। और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। बहुत मेहनत करें आप, अंतिम समय है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें और 5 से 6 घंटे अगर सोएं आप तो। और मोबाइल पर अननेसेसरी वीडियो ना देखें, केवल काम के वीडियो देखें, क्योंकि मोबाइल के बच्चे हैबिचुअल हो चुके हैं। तो आप 1-2 महीने का समय है, उसके बाद फिर मोबाइल चलाएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट्स करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कलीग्स, अपने साथी, अपने दोस्तों की भी हेल्प करें ताकि उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा बने। फिर इससे भी अच्छा वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।